हेलो बच्चों, आई होप यू हैव completed टिल द प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की जो काइनेटिक गैस इक्वेशन थी उसको डिराइव किया था, उसके एप्लीकेशंस देखे थे, कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना, जस्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इट। नाउ जो इसका नेक्स्ट पार्ट बचता है दैट इज़ द स्पीड, ठीक है ना, स्पीड्स की बात होगी। देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने अज्यूम किया दैट लेट्स से देयर इज अ क्लोज कंटेनर। तो जब भी कभी इस चैप्टर में तुम्हें क्लोज कंटेनर या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस किसी भी और कॉन्टेक्स्ट में इमेजिन करना हो तो जस्ट कंसिडर योर रूम टू बी दी क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है। और वहाँ पर छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं they will be moving in random directions in straight lines unless and they will change their direction only when either they collide with each other or with the walls of the container, ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी एक इंस्टेंट में बता दो, क्या तुम बता पाओगे? नहीं, not possible. You have not seen a molecule. You do not know where it is moving. So all this is of course hypothetical because nobody has seen those molecules move like that. But then again, it gives the desired results, and it gives the results according to the observations. इसलिए accepted है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया थियरी क्या होती है, एक मनगढ़ंत कहानी होती है, सिंपल है, एक मनगढ़ंत कहानी होती है जिसमें हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं और हम उस थियरी के बेसिस पे उन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे अगर तुम्हें बहुत सिंपल तरीके से समझना हो तो तुमने कोई मर्डर मिस्ट्री करके मूवीज़ देखी होंगी कई सारी, जिसमें खून हुआ होता है और कोई वकील होता है या कोई पुलिस वाला होता है, वो काफ़ी सारे गवाह और सबूत इकट्ठे करता है। तो वो गवाह और सबूत क्या हो गए? ऑब्जर्वेशंस हो गए, ठीक, बशर्ते कि वो गवाह सच बोल रहे हों। और जो उसकी थियरी होती है, जो वो कहानी बनाता है कि ऐसा हुआ होगा, फिर यहाँ से ये ऐसे गया होगा और उसने ये कूद के उसे वो चाकू से मारा होगा, या जो भी, यू नो, वट एवर दैट स्टोरी दैट ही क्रिएट्स इज द थियरी विच कैन एक्सप्लेन ऑल दोज ऑब्जर्वेशंस। अगर एक भी ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन नहीं हुआ तो वो थियरी डिस्कार्ड हो जाती है, मैं ये पहले भी बता चुका हूँ। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है। अब इस थियरी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। हाउ वुड यू नो कि किस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या है एट अ पर्टिकुलर मोमेंट? यू कैन नॉट नो दैट, ठीक है, गॉट इट। अच्छा, सेम वे अगर मान लो तुम्हें पता भी चल जाए किसी तरीके से कि इस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी x या v है, मतलब वट एवर दैट पर्टिकुलर नंबर इज, थोड़े समय में, मतलब क्योंकि उसकी वेलोसिटी तो चेंज होगी ना, आइदर इट विल कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर और इट विल कोलाइड विद अनदर मॉलिक्यूल। तो उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाए, मतलब स्पीड डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाएंगे। तो यू कैन नॉट नो दैट। तो जब कभी भी ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हो और बहुत फास्ट वेरिएशंस हो और बहुत बड़ा एक ग्रुप हो जिसके स्पेसिफिक्स के बारे में हमें जानना हो, जैसे ये बहुत बड़ा ग्रुप मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हों और उसके स्पेसिफिक्स मतलब उसकी किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर मोमेंट अगर हमें जानना हो तो वो हम नहीं जान सकते हों, तब हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ लेते हैं, ठीक है, तब हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ लेते हैं, ठीक। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स तुमने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी तो अभी पढ़ोगे, ठीक है जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि मेरे हिसाब से तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली इट्स अ सूडो साइंस, इट डज़ नॉट रियली एक्सप्लेन थिंग्स, मोटा मोटी चीज़ें बता देती है। जैसे कि अगर ये कहा जाए कि भाई कुछ भी, मतलब बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स आते हैं ना, ह्यूमन इंडेक्स पे आते हैं, जैसे कि भारत में बहुत सारे लोग नॉन वेज खाते हैं। अगर मैं तुमको ये स्टैटिस्टिक्स दूँ, लेट्स से कि 70% ऑफ पीपल ईट नॉन वेज, ठीक है। नाउ दिस स्टैटिस्टिक्स इज़ यूज्ड टू कंपेयर इट इंडिया विद द यूएस और द वेस्ट। तो होता क्या है, वेस्ट में तो दैट दिस नॉन वेज डाइट इज़ अ स्टेपल डाइट, सवेरे दिन में शाम में किसी भी समय खाते हैं लोग, और रेगुलर बेसिस पे खाते हैं, लाइक रोज़ भी खाने वाले लोग हैं और रोज़ खाने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ क्या होता है, अगर वैसे तो कोई बहुत कम होते हैं जो कि नॉनवेज खाते हैं,
जो जिनके घर में वेज बन रहा होता है वो कॉलेज में जाके नॉन वेज खाते हैं, बट इन जनरल मैनी ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड्स आर वेजिटेरियन हाउस होल्ड्स। लेकिन उसमें से कोई एक बंदा या तो बाहर खा रहा होता है वंस इन अ मंथ और वंस इन 2 months, ठीक है, या मे बी ट्वाइस अ मंथ। और जो रेगुलर खाने वाले भी हैं वो भी रोज़ नहीं खाते हैं, वो भी ऐसा है कि हफ्ते में एक बार, ये भी ज़्यादा होता है, या फिर हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, है ना। तो दीज स्टैटिस्टिक्स या दीज थिंग्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू वट एवर देर इज इन द वेस्ट। लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स 70% ऑफ द इंडियंस आर 70% ऑफ द इंडियंस आर नॉन वेजिटेरियन, है ना। तो स्टैटिस्टिक्स एक पिक्चर पेंट करते हैं, बहुत ऊपर की सब सुपरफिशियल पिक्चर पेंट करते हैं, अंदर क्या हो रहा है वो नहीं। तो अगेन कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, अगर किसी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी एट अ मोमेंट पूछूं तो नहीं पता। अगर मैं ये पूछूं कि उसकी वेलोसिटी एट मतलब इस मोमेंट के बाद क्या हो जाएगी थोड़े समय में, वो भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। और ये ध्यान रखना, 1 सेकेंड के अंदर एट रूम टेम्परेचर किसी भी गैस में 10⁻22 के आसपास कोलिजन्स हो रहे होते हैं। 10⁻22 कोलिजन्स इन अ सेकेंड बहुत बड़ा नंबर है, मतलब अनइमेजिनेबल है, ठीक है। मतलब करोड़ 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 से भी ज़्यादा। अब करोड़ 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 सुन के ही मेरा हो गया, इतने पैसे तो पूरी दुनिया में भी नहीं है। एनीवे, उसको छोड़ो। तो ये समझ में आया पहली चीज़ कि इंडिविजुअल वेलोसिटीज़ के बारे में हम बात नहीं कर सकते, हम एवरेज की बात ज़रूर कर सकते हैं, हम किस ग्रुप की बात ज़रूर कर सकते हैं। जैसे पहला है कि भाई एवरेज वेलोसिटी, है ना, हम ऐसे वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या हुई कि सारी वेलोसिटीज़ को ऐड कर दो और उस टोटल नंबर है जितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उससे डिवाइड कर दो, सिंपल है, दैट्स एवरेज वेलोसिटी फॉर यू। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है? होता यह है कि बिल्कुल ज़ीरो वेलोसिटी वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी ऑलमोस्ट ज़ीरो होते हैं, एक आधा कभी कभी एट अ मोमेंट आ जाएगा। और बहुत हाई वेलोसिटी वाले भी बहुत कम होते हैं। क्लियर होगी बात? तो लो वेलोसिटी वाले, हाई वेलोसिटी वाले बहुत कम है, और जो मीडियम वेलोसिटी वाले होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। क्लियर होगी बात? तो ऐसा होता है कि हालांकि हर मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो समय के साथ चेंज होती रहती है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे अगर 100 पार्टिकल हैं, ठीक है, 10 पार्टिकल की वेलोसिटी एट टेम्परेचर T 10 मीटर्स पर सेकेंड है। आउट ऑफ दोस 100, 10 पार्टिकल्स की वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड है। तो आफ्टर लेट्स से एन आवर, सेम टेम्परेचर पे अगर तुम देखोगे तो 10 ही मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड होगी। तुम बोलोगे सर, तो आप तो कहते हैं इन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी चेंज हो जाती है, लेकिन फिर से सेम कैसे हो गई? इन ये जो मॉलिक्यूल्स यहाँ मैंने 10 लिए थे, ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं 10 की वेलोसिटी यहाँ पर भी 10 मीटर्स पर सेकेंड हो। हर एक की चेंज हो रही है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग अ पर्टिकुलर वेलोसिटी इट डज नॉट चेंज। द मॉलिक्यूल हैविंग अ पर्टिकुलर वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, लेकिन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग या मॉलिक्यूल्स हैविंग अ पर्टिकुलर वेलोसिटी डज नॉट चेंज। ठीक है, ये सब चीज़ें लिखवाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, नाउ तो इसमें ऐसा करते हैं, मॉलिक्यूलर स्पीड्स पे लिखते हैं, और देयर इज समथिंग कॉल्ड RMS विच वी हैव ऑलरेडी सीन, तो उसको बस मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा। लिखो, इसमें लिखो, मॉलिक्यूल्स हैव या gaseous molecules possess 3 types of speeds. Gaseous molecules possess 3 types of speeds. First, most probable speed. ठीक है, molecular speeds, ये हेडिंग डाल सकते हैं तुम। फर्स्ट, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब क्या है? वो वेलोसिटी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ या मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के पास हो। ठीक है, जैसे आउट ऑफ ये जो 100 का मैंने एग्जांपल दिया था, लेट्स से कि 10 मॉलिक्यूल्स के पास में तुम्हारी, ठीक है,
10 मॉलिक्यूल्स के पास तुम्हारे 10 मीटर्स पर सेकेंड है, नेक्स्ट 20 मॉलिक्यूल्स के पास में तुम्हारी 15 मीटर पर सेकेंड है, नेक्स्ट 20 मॉलिक्यूल्स के बाद 5 मीटर पर सेकेंड है, एक 15 मॉलिक्यूल्स के पास में 25 मीटर्स पर सेकेंड है, ठीक है, और 35 मॉलिक्यूल्स के पास में 17 है ना, समझाने के लिए लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। 10 हो गए, 20 हो गए, 25 समझ लो, 35 नहीं 10 20 25 15 तो 40 हो गया, 40 और ये और 30 मान लो, चलो ठीक है। इस तरीके से है, इसके पास 10 है, इसके पास 20 है, इसके पास 15 है, ये 25 वाला है और इसके पास 17 है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल समझ लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये क्या है, स्पीड। तो इसमें से अगर तुमसे पूछूं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कौन सी है, ये वाली। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास ये वेलोसिटी है ना, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये वेलोसिटी पोजेस करते हैं, ठीक है। तो लिखो फर्स्ट मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तो लिखो दैट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड लिख लिया, दैट स्पीड which is possessed by the maximum number of or fraction of molecules of the gas at a given temperature, maximum number of or fraction of gas molecules at a given temperature। तो अगर मैं इसको UMP, क्योंकि मैंने U से ही रिप्रेजेंट किया था, तो UMP करके इसके रिप्रेजेंट करूँ, इसके डेरिवेशंस हमारे उसमें कोर्स में नहीं है, तो अपने को इसको बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है कि 2RT/m कैसे आया, बट दिस इज़ हाउ इट कम्स, दिस कम्स फ्रॉम इट्स स्टैटिस्टिक्स। अभी हम जब इसके स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है, तब हमें समझ में आएगा कि ये कैसे आया होगा, ठीक है। लेकिन हालांकि फिर भी हमें इसको डिराइव नहीं करना है, ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का क्या फंडा है भाई, सिंपल सी बात है, सारे के सारे इनको ऐड कर दो, उनको उसके नंबर से डिवाइड कर दो। किसी भी चीज़ का एवरेज, किसी 2-3 नंबर का एवरेज लेना तो क्या करते हैं, उन सारे नंबर्स को ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है। इसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स से या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे, और कुछ नहीं है। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड को हम डिफाइन करेंगे, देखो इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ वेरियस वेलोसिटीज, अरिथमेटिक मीन ऑफ वेरियस वेलोसिटीज, वेरियस स्पीड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वेरियस स्पीड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फॉर्मूला वाइज तो ये है, अगर तुम्हें इसे डिफाइन करना हो तो हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, U1 + U2 + U3 UN/n, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो क्लियर इनफ। ठीक, RMS, देखो भाई RMS को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आई हैव ऑलरेडी डन दैट इन द लास्ट और मे बी द प्रीवियस वन, ठीक है। तो वो आता कैसे है RMS स्पीड, वो भी तुमको पता है। तो जो URMS है वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। URMS कम्स आउट टू बी इक्वल टू √3RT/m, कैपिटल M है यहाँ, ठीक है। तो और अगर इसको URMS को मेरे को डिफाइन करना हो तो आई कैन डिफाइन इट एज √ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स अपॉन n, ठीक है, या एवरेज। तो इसमें लिखो इट इज अ हाइपोथेटिकल स्पीड, it is the hypothetical speed possessed by all the gaseous molecules when
the total kinetic energy possessed by all the molecules, gaseous molecules, when the total kinetic energy is equally distributed amongst them. ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसका डेरिवेशन नहीं दे रहा हूँ, डेरिवेशन ऑलरेडी करा चुके हैं. इसको जो इसकी एक्चुअली में डेफिनेशन होगी वो लिखो. इट इज़ डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर्स. स्क्वायर रूट ऑफ मीन है ना, ये मीन मतलब एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ, ठीक है, द स्पीड्स, मीन of the squares of the speeds of all the molecules present in the given sample of the gas, ठीक है जी, of the gas. अगर तुम्हें इसके फॉर्मूला थोड़ा और लिखना है एलैबोरेट करके, तो तुम ये भी लिख सकते हो 3PV/m या 3P/डेंसिटी. ठीक है, अगर गैस की डेंसिटी दी हो तो भी ये फॉर्मूला यूज़ हो सकता है. इनफैक्ट यही चीज़ सेम चीज़ें हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है जी, गॉट इट. ठीक है, तो दीज आर द स्पीड्स. ठीक है, तो अब इन स्पीड्स का क्या रिलेशनशिप है वो देखो. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अगर हमें एक स्पीड पता है तो हमें सारी की सारी स्पीड पता चल जाएंगी. अगर मैं तुमसे पूछूं इन सब में सबसे छोटा कौन होगा, ये 3 है, ये 2 है, इन दोनों में से तो ये बड़ा हो गया, ये इन दोनों में से या तो इससे छोटा होगा या इससे बड़ा होगा या इनके बीच में होगा. देख लेते क्या है. 8/पाई, 8/3.8/22/7 तो कितना आएगा, 8 से 56/22 कितना आएगा, ये 28/11. ये 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है. ये 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, इसका मतलब इनके बीच में आएगा. क्लियर होगी बात. तो UMP इज़ टू UAverage इज़ टू URMS इज इक्वल्स टू 1:1.128 इज़ टू 1.224. ठीक है, या इसको अगर लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, √2 इज़ टू √8/पाई इज़ टू √3. ठीक है, तो ये क्लियर है, ये लिख लो. बाकी तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि जो मैं बताऊँ, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, बाकी तो सब सिंपल है. ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी. क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द RMS ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स एट. सिंपल क्वेश्चन है. RMS ऑफ URMS किसका, ऑफ O2 एट 27 डिग्री सेल्सियस. देयरफॉर, ठीक है, बस तो क्या करना है, RMS है ना, 3RT/m कर देना है. O2 का कितना होता है, 3 × 22/7 इंटू T कितना हो गया, 300 अपॉन, ओए सॉरी, ये 22/7 कैसे कर दिया मैंने यार, ये तो R है. R की वैल्यू हम 25/3 लिख सकते हैं. ठीक है, इंटू M 32, 3 से 3 गया. ठीक है, तो 25 × 300 अपॉन 32. ठीक है, तो ये इसको कैलकुलेट कर लेना, हो जाएगा. अब कहाँ थे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन. If average speed of a sample of CH4 at 27 है, 327 है, at 27 degrees, what is the speed will be. अच्छा भाई, CH4 का सैम्पल है, इसका टेम्परेचर 27 डिग्रीज़ है, नया कह लो, इसकी स्पीड जो है वो x है एट 27 डिग्रीज़. तो ये पूछ रहा है कि अगर इसकी वेलोसिटी 3x हो जाए तो उस वक्त टेम्परेचर क्या होगा. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है. इफ़ एवरेज स्पीड ऑफ अ सैंपल ऑफ CH4 at
27 डिग्री सेल्सियस इज x, देन व्हाट टेम्परेचर इट्स एवरेज स्पीड विल बी 3x। बेसिकली ये लिखना है और कुछ नहीं है भाई, u एवरेज है x, u एवरेज 1 इज इक्वल्स टू, या यू कह लो u एवरेज 1 इक्वल्स टू x है, u एवरेज 2 इक्वल्स टू 3x है। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को क्या करा, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2RT अपॉन m। m तो दोनों यहाँ पे वो है कांस्टेंट है, और 3x जो है वो हो जाएगा 2R अपॉन m इंटू टी डैश। ठीक है, बस t। तो वैसे अगर तुम्हें ये नहीं भी करना होता तो क्या उसको क्या करोगे, दोनों को डिवाइड कर दो, x अपॉन 3x इक्वल्स टू अंडर रूट, ये 2R अपॉन m तो कांस्टेंट है, हट जाएगा, ये क्या आएगा t अपॉन टी डैश। तो कितना है 27 मतलब 300, तो x इंटू 3x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 300 अपॉन टी डैश। इसको स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा 1/3 है, अरे इसको भी क्यों लिख रहा हूँ मैं, 1/3 आ जाएगा ना ये। ठीक है, तो t विल बी इक्वल्स टू 9 इंटू 300 विच इज इक्वल्स टू 2700 केल्विन। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, सिंपल क्वेश्चंस। ठीक, अब एक फंडा है पेलोड का। चलो ऐसा करते हैं, पहले मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व समझ लेते हैं, उसके बाद तुम्हारा ये पेलोड की बात करेंगे। ठीक है, आज इन तीनों चीज़ों को कंप्लीट करके देन वी विल टेक अ लुक एट रियल गैसेस। हाँ जी, तो वेयर वर वी, हाँ हम कह रहे थे कि जो इंडिविजुअल वेलोसिटीज़ है वी कैन नॉट नो देम, बट वी कैन use statistics to define certain things to know the behavior of these gases, है ना। तो जैसे हमने यहाँ पे U एवरेज डिसाइड किया, हमने यहाँ पर UMP डिसाइड किया, मतलब उसको कैलकुलेट किया, और RMS, इन सबको हमने डिस्क्राइब किया, डिफाइन किया, कैलकुलेट किया, है ना। तो उसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि T और M T के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, M के अंडर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ेगी, तो तुम कहोगे हाँ डेफिनेटली बढ़ेगी। और उसका असर कहाँ दिख रहा होता है, उसका असर तुम एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स को तो नहीं बता सकते, लेकिन तुम ओवरऑल जो सैंपल है उसके वेलोसिटीज़ के बारे में कमेंट कर सकते हो। तो अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ेगा तो यू एवरेज है वो भी बढ़ना चाहिए, UMP है वो भी बढ़ना चाहिए, URMS है वो भी बढ़ना चाहिए, है कि नहीं। तो हम उसके बेसिस पे ये बता सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंडिविजुअल वेलोसिटीज़ भी बढ़ेंगी, और ये एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल और RMS स्पीड्स भी बढ़ेंगी। क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई सेम टेम्परेचर में अगर मैं दो गैसेस को कंपेयर कर रहा हूँ तो क्या उनकी वेलोसिटीज़ मैं कंपेयर कर सकता हूँ? येस, वी कैन डू दैट, बिकॉज वी नो कि एवरेज हो चाहे कोई सी भी हो, वेलोसिटीज़ को जब हम कंपेयर करेंगे तो दैट वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो दोनों के दोनों सैंपल हमने कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे लिए हैं, तो जो हैवियर गैस होगी वो स्लो मूव कर रही होगी। तो ये सारे के सारे जो ऑब्जर्वेशन है तर्क संगत है, मतलब दे मेक सेंस, दे आर प्लॉजिबल, दे आर लॉजिकल। ठीक, तो इस बेसिस पे हम इस मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करेंगे। ठीक है, तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है उसके बारे में लिखो, है ना। पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ तुमको, या एक मिनट पहले से मिटा के हम थोड़ा इधर भूमिका तो बांध ही चुका हूँ मैं, ज़्यादा कुछ बांधने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधे सीधे ग्राफ बनाएंगे और उसके बारे में कुछ बातें हैं वो हम लिखेंगे। देखो भाई, ये तुम्हारा ग्राफ है किस किस के बीच में, तुम्हारा ग्राफ है एक तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसा करते हैं, रुको, ठीक है, FOM करके लिखूंगा भाई मैं आगे से इसको, और यहाँ पर होगी तुम्हारी स्पीड, ठीक है, और स्पीड ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो ये स्पीड है। अच्छा जी, अब इन जनरल जो तुम्हारा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, इट्स लाइक अ बेल कर्व। बेल होती है ना, मंदिर की जो घंटी होती है ना, घंटा घंटी जो भी है, वो इस तरीके की कुछ शेप की होती है, ठीक है, और
इस तरीके से ये थोड़ा इधर ऐसे होता चला जाएगा। गॉट इट? तो ये तुम्हारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये तुम्हारा स्पीड है। तो ये क्या बता रहा है वो देखो। अगर मैं कहता हूँ ये स्पीड v है, तो v वेलोसिटी वाले जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग v वेलोसिटीज कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हियर, मतलब कैन बी नोन फ्रॉम हियर। ठीक है, लेट्स से 1% ऑफ द पार्टिकल्स हैव वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो मान लो 10 मीटर्स पर सेकेंड है, ये जहाँ पर इसको कट करेगा वो इसको 1% वाले पॉइंट पर कट करेगा। ठीक है, हालांकि मैं परसेंटेज में बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन लिखा है, तो 1% का मतलब क्या हुआ, 1/100। ठीक है, ठीक है जी। तो लिखो, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। किसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हम एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बेसिस पे हम गेज कर सकते हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो लिखो, इट इज़ बेस्ड अपॉन, या मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सेकेंड लिखो, इट गिव्स statistical average of speeds, it gives statistical average of speeds of molecules, statistical average of speeds of molecules of a whole collection of gas। होल कलेक्शन का मतलब क्या हुआ, जो कंटेनर, जो तुम्हारी बात हो रही है, जिस कंटेनर की बात कर रहे हैं, वो कंटेनर तुम्हारा दैट पर्टिकुलर कंटेनर इज क्या कहते हैं उसको, दैट पर्टिकुलर कंटेनर इज योर कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, देखो इसमें होल कलेक्शन ऑफ गैस। थर्ड, ग्राफ बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड स्पीड इज अ बेल शेप्ड कर्व, एंड स्पीड इज अ बेल शेप्ड कर्व। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? ओके, नाउ नेक्स्ट, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग अ पर्टिकुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं अभी इससे पहले भी बता चुका हूँ, और ये अब ये भाई साहब भी बोल रहे हैं। ठीक है, हालांकि इन्हीं के बोलने पे मैं भी बोल रहा हूँ, मैंने कोई अलग से इजाद नहीं किया है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग अ पर्टिकुलर वेलोसिटी will remain constant at a given temperature, will remain constant। भाई किसी भी टेम्परेचर पे अगर मैं कहता हूँ 10 मीटर्स पर सेकेंड, किसकी कितने की वेलोसिटी, लेट्स से वो 1/100 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है, या टोटल 1/100 फ्रैक्शन की मॉलिक्यूल, वो फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है, तो तुम उसका टेम्परेचर अगर चेंज नहीं करोगे तो टाइम के साथ उनका ये फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा। वो 10 मीटर्स पर सेकेंड हमेशा 1/100 मॉलिक्यूल्स के पास होगी ही होगी। ठीक है, विल रिमेन कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? तो हम इसको FOM कहते हैं, या फिर DN/N। ठीक है जी, ये हो गया, गॉट इट? नेक्स्ट लिखो इसमें, ओनली अ स्मॉल, ये सामने सामने दिख रहा है कि ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन यहाँ पे स्मॉल है, हालांकि ये क्या होता है ना, किसी किसी बुक में ये पूरा का पूरा ऐसे कनेक्टेड होता है, ये ऐसे होता है ना, यहाँ पर ये बिल्कुल ज़ीरो पे कनेक्टेड होता है, लेकिन मैं ऐसे, क्योंकि बिल्कुल ज़ीरो वेलोसिटी किसी की नहीं हो सकती, थोड़ी ना थोड़ी वेलोसिटी होनी पड़ेगी। हालांकि उन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी लो वेलोसिटीज विल बी वेरी वेरी लो, और नंबर या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग, या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ही कहते हैं, आपसे नंबर में नहीं बोलूँगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग अ वेरी हाई वेलोसिटी विल बी लो, वेरी वेरी लो। ठीक है, तो लिखो, ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव, only a small fraction of molecules have either very low or very high velocity, either very low or very high velocity। ठीक है, क्लियर होगी बात? ठीक है जी, नेक्स्ट लिखो, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जो ये पार्ट है, ये जो तुम्हारा बेल कर्व में क्या होता है, ये जो ये पोर्शन होता है, ये तुम्हारा एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़ होती हैं,
है ना, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल लाई, ठीक है, एज फार एज वेलोसिटीज आर कंसर्न। तो लिखो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैव वेलोसिटी क्लोज टू मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। चलो एक सेकेंड इसको रोक देते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यहाँ पे देखते हैं। हमने क्या कहा था, वो वेलोसिटी जो मैक्सिमम नंबर और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास है। तो अगर मैं इस कर्व की बात करूं, व्हाट इज द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द कर्व, लेट्स से दिस इज द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द कर्व, मैं इसको कह रहा हूं पीक ऑफ द कर्व, लेट मी कॉल दिस पीक ऑफ द कर्व, ठीक है जी, ओके। नाउ दिस पीक करस्पॉन्ड्स टू द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ, भाई हाईएस्ट वैल्यू है ना यहाँ पे किस चीज़ की, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। अगर इसके करस्पॉन्डिंग में वेलोसिटी चेक करूं, ठीक है, तो ये वो कौन सी वेलोसिटी होगी, ये वो वेलोसिटी होगी जो सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास है, मतलब कि ये UMP होगी, ठीक है, क्लियर होगी। तो हम कह सकते हैं जो बिल्कुल पीक है कर्व का, उस पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी योर UMP, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो लिखो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैव स्पीड क्लोज टू MP या UMP, मोस्ट प्रोबेबल मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, represented by the top of the curve, represented by the top of the curve, ठीक है, it is known as UMP, it is known as UMP, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, गॉट इट, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, चलो टेम्परेचर और सेम गैस की बात बाद में करेंगे, पहले इसमें देखो कि अगर मैं इस पूरे के पूरे कर्व का एरिया, जैसे ये कर्व का एरिया क्या होगा, कर्व का एरिया होगा ऐसे, मान लो नॉट लाइक दिस, एक सेकेंड, दिस इज द एरिया ऑफ द कर्व, ठीक है। अगर मैं इस सारे के सारे एरिया का कर्व लूँ, सॉरी इस कर्व का एरिया लूँ, तो वो यूनिटी आएगा, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शंस, ये जो फ्रैक्शंस हैं इनको अगर तुम ऐड करते चले जाओ तो इनका सम हमेशा 1 रहेगा, क्लियर होगी बात, ठीक है जी। तो लिखो एरिया अंडर द कर्व इज कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर्स, एरिया अंडर द कर्व इज कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर्स एंड इट इज इक्वल टू यूनिटी, एंड इट इज इक्वल टू यूनिटी, गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ UMP की, ये UMP हो गया, क्लियर है। अच्छा, अब अगर मान लो मैं U एवरेज की बात करूँ तो U एवरेज कितना होगा, तुम्हें पता है U एवरेज UMP से बड़ा होता है, तो किधर लाई करेगा, इधर या इधर, इधर लाई करेगा। तो हम UMP को ब्लू कलर से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, लेट्स से ऐसे है, ताकि यहाँ पे ना ये तो तुम्हारा ये जो पॉइंट है ये U एवरेज हो गया, और जो ये पॉइंट है दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एवरेज वेलोसिटी विद UA या हैविंग UA, हैविंग UAV, क्लियर होगी बात, ठीक। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि RMS कहाँ होगा, ये दोनों से बड़ा होता है, तो कहाँ होगा वो यहाँ कहीं पर होगा। ये वाला पॉइंट जो है तुम्हारा RMS हो जाता है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर दिस इज FOM हैविंग RMS, ठीक है। तो क्लियर होगी बात। तो हमेशा अगर तुम्हें कर्व में रिप्रेजेंट करने हो
तो तुम इस तरीके से कर सकते हो। जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो तुम्हारा UMP हो गया, उसके जस्ट थोड़ा आगे पे U एवरेज, उसका जस्ट थोड़ा आगे पे U RMS। हालांकि तुम एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे, अगर बताना हो तो कैसे बताओगे? अगर मान लो ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा? इंटू 1.128। अगर ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा? इंटू 1.224। गॉट इट? इस तरीके से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो, हम एक गैस की बात कर रहे थे और एक टेम्परेचर की बात कर रहे थे, तो गैस और टेम्परेचर दोनों सेम थे, कांस्टेंट थे। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं टेम्परेचर को चेंज कर रहा हूँ, गैस को सेम रख रहा हूँ। अगर मैं गैस को सेम रखते हुए टेम्परेचर को चेंज करता हूँ तो ग्राफ्स थोड़े से वेरी करने लगते हैं। वो कैसे वेरी करेंगे वो देखते हैं। अभी पहले क्या करता हूँ मैं, इस सब को मिटा देते हैं। बाकी सब कुछ नहीं लिख रहा मैं, एक तो ये समझो, ठीक है। तो ये नॉर्मल कर्व हो गया जो हम अभी तक कर रहे थे किसी टेम्परेचर T पे, ठीक है। सेम गैस है, ध्यान रखना, सेम गैस पे अभी टेम्परेचर T है, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं क्या करूं, इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं तो देखो, जो किसी भी फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स की पर्टिकुलर वेलोसिटी थी, अभी क्योंकि एनर्जी दी गई है, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है, एनर्जी ज़्यादा हो गई है, तो ये वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। तो वेलोसिटी लाइक दिस पर्टिकुलर फ्रैक्शन हैविंग वेलोसिटी विल, लाइक जो भी वेलोसिटी को बढ़ जाएगी, तो ये जो है इधर की तरफ खिसक जाएगा। अगर ये खिसका तो क्या होता है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बना, मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का होगा। अब तुम बोलोगे सर ये छोटा क्यों रह गया, तो ये देखो, एरिया ऑफ द कर्व इज कांस्टेंट, वो तो यूनिटी है। तो अगर ये इधर बढ़ रहा है और ये थोड़ा चौड़ा हो रहा है, मतलब ना थोड़ा सा चौड़ा हो रहा है, तो इसको बैठना भी पड़ेगा, थोड़ा सा फ्लैटन होना पड़ेगा। गॉट दिस? तो लिखो इसमें, फॉर द सेम गैस या फॉर अ पर्टिकुलर सैंपल ऑफ गैस या फॉर अ गिवन सैंपल ऑफ गैस, लिखो for a given sample of gas as temperature increases, for a given sample of gas as temperature increases, the velocity of a fraction of particles also increases. The velocity of a fraction of particles also increases. दिख रहा है ना सब, हर जितने भी ये फ्रैक्शन है इन सब की वेलोसिटीज बढ़ती चली जा रही है, ठीक। बट सिंस द एरिया ऑफ द कर्व इज कांस्टेंट, कॉमा, इट फ्लैटन्स अ बिट, फ्लैट हो जाएगा, इट फ्लैटन्स अ बिट, ठीक है, इट फ्लैटन्स अ बिट एंड द पीक ऑफ द कर्व कम्स डाउन। पीक ऑफ द कर्व यहाँ था, अभी यहाँ आ चुका है, मतलब पीक ऑफ द कर्व यहाँ था, अभी यहाँ आ चुका है। ऐसे मत बोलना कि पीक ऑफ द कर्व यहाँ था और अब यहाँ आ चुका है। यहाँ तो पहले वेलोसिटी कम थी, MPV कम था, MPV कह रहा मोस्ट पॉप वो नहीं, UMP कम था, अभी UMP दूसरे वाले के लिए ज़्यादा है, ठीक है, ठीक। तो अगर यहाँ पर देखो, ये रेड वाला देखते हैं भाई, ये रेड वाला है, ये UMP1 है, ठीक है। ये है तुम्हारा इसका पीक पॉइंट, ये UMP2 है, ठीक है। यहाँ पर मैंने टेम्परेचर T1 किया है। मान लो एक दूसरा टेम्परेचर है या इनफैक्ट तीसरा टेम्परेचर है जहाँ पर, जो कि T2 टेम्परेचर है, ठीक है। अब टेम्परेचर जो है इस केस में मैंने कम किया है, तो फ्लैट होने की जगह क्या हो जाएगा, थोड़ा और स्पाइक आ जाएगा इसमें, थोड़ा और पीक जो है थोड़ा और ऊपर चला जाएगा।
तो इसकी अगर मैं MPV कैलकुलेट करूँ तो मैं यहाँ पे से दिखाऊँ तो ये क्या है UMP3, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इसको कि साफ साफ दिख रहा है फ्रॉम द ग्राफ। मैंने टेम्परेचर कम किया और ये ऑब्जर्वेशन है, ये मैं कह रहा हूँ। इसको प्रूव कैसे करूँगा मैं? देखो, अगर मैं बात करूँ UMP1 की, UMP2 की, तो डेफिनेटली ये बड़ा है। लेकिन अगर मैं UMP3 की बात करूँ तो वो UMP1 से भी छोटा है। अब तुम्हें पता है दैट दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, है ना। तो क्या कह सकते हैं हम कि अंडर रूट ऑफ T3 इज लेस देन अंडर रूट ऑफ T1 इज लेस देन अंडर रूट ऑफ T2। ठीक है, अगर इन तीनों को देखो, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे कर्व फ्लैटन करेगा और सारी की सारी वेलोसिटीज़ बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि अगर UMP बढ़ा है तो U एवरेज भी बढ़ा होगा और U RMS भी बढ़ा होगा। ठीक है जी, क्लियर इनफ? ओके, इसमें लिखो द डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड MPV becomes wider। इसी पॉइंट पे लिखना है, द डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड MPV क्यों बोला? UMP becomes wider, UMP becomes wider। ठीक है, दैट इज द एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड increases with temperature, increases with rise in temperature। ठीक है, 9th पॉइंट लिखो। अगर तुम ध्यान से देखो, इसमें टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा है तो ज़्यादा पार्टिकल्स हैं जिनके पास एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग हायर वेलोसिटी इज मोर, और जब टेम्परेचर कम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग लोअर वेलोसिटी इज मोर, है ना। तो ऐसे लिखो, एट हायर टेम्परेचर अच्छा, इसमें हायर टेम्परेचर है ना, अच्छा यहाँ पे सेम गैस है। ठीक है, लिखो एट हायर टेम्परेचर greater number of molecules have high velocity while fewer have low velocity। ठीक है, ज़्यादातर की हाई होगी, कम की लो होगी, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर टेम्परेचर कम कर जाए तो ये पूरा मैट्रिक्स भी चेंज हो जाएंगे। मतलब इधर हाई वाली ज़्यादा थी, इधर लो वाली अभी ज़्यादा हो जाएगी कम टेम्परेचर पे। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? अच्छा, मान लो कि अगर हम टेम्परेचर सेम रखें और दो अलग अलग गैसेस को कर लें, टेम्परेचर सेम रखते हुए दो अलग अलग गैसेस की बात करें। ठीक, टेम्परेचर सेम रखते हुए अगर मैं दो अलग अलग गैसेस की बात करता हूँ तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो भारी गैस होगी वो स्लो चलेगी, सिंपल है। ठीक, क्यों होगा ऐसा वो भी दिख रहा है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर सेम है, T सेम है, ये क्या है? गैस 1 और ये गैस 2। ठीक है, इसका MPV यहाँ है, इसका MPV वहाँ है। तो MPV क्यों आ रहा है मेरे मुंह में? UMP इसका यहाँ है और UMP यहाँ पे है। तो UMP इसका बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे अगर देखूँ, मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, ठीक है, कि UMP इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, देयरफॉर UMP1 अपॉन UMP2 इज इक्वल टू M2/M1 का अंडर रूट। क्लियर होगी बात? यहाँ पर UMP बड़ा है या UMP1 बड़ा है या UMP2 बड़ा है? UMP1 छोटा है, UMP2 बड़ा है। हम कह सकते हैं सिंस UMP1 इज़ लेस देन UMP2
तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सीधे सीधे UMP1/UMP2 इज़ लेस देन 1। तो इसको अगर ये लेस देन 1 है तो इसका मतलब ये भी लेस देन 1 है। देयरफॉर M2/M1 इज़ लेस देन 1। तो M2 इज़ लेस देन M1। तो जो हल्का होगा उसकी वेलोसिटीज़ ज़्यादा होंगी, ठीक है, उसकी वेलोसिटीज़ ज़्यादा होंगी। तो ये भी लिख लो, ये बना लो और ये भी लिख लो, ठीक। फॉर अ गिवन गैस लिखो, नहीं, फॉर अ गिवन टेम्परेचर, फॉर अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है, फॉर अ गिवन टेम्परेचर heavier gas has a narrower distribution of speed. A heavier gas has a narrow distribution of speeds as compared to a lighter one, है ना। lighter one का थोड़ा wider है, इसका थोड़ा narrower है, ठीक है, क्लियर होगी बात। This is because the speeds also depend upon, this is because the speeds also depend upon the molar mass of the gas, the molar mass of the gas, like inversely proportional लिखना, not proportional to नहीं, inversely proportional to the molar mass of the gas। लास्ट लिख लो, ठीक। जैसे m/t अगर हम देखें, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ है, कोई भी वेलोसिटी हो, UMP हो, U एवरेज हो, तो U इज़ ऐसे है, हाँ है ना। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं भी है, मास अगर मोलर मास भी अगर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, T/m का अंडर रूट ले लेना, ठीक। तो जैसे अगर मान लो इस पर एक क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि ठीक है, क्वेश्चन क्या ज़रूरत है, बस इतना समझ लो कि अगर कोई m मास है और टेम्परेचर T है, ठीक है, और अगर मैं कोई दूसरी गैस लेता हूँ जिसका मोलर मास 2m है और उसका टेम्परेचर 2T है, तो दोनों की RMS वेलोसिटी सेम होगी। तो लिखो, if a molecule, if a gas, not molecule, if a gas has average speed, if a gas has average speed U, average speed U at temperature T, if a gas of mass m लिख लेना, molar mass m, if a gas of molar mass m has average velocity U at temperature T, then another gas having molar mass 2m, then another gas having molar mass 2m will have the same velocity at temperature 2T। अगर ये डबल हो गया तो उसको भी डबल करना पड़ेगा ना, तभी तो रेशियो सेम आएगा, तभी तो वेलोसिटी भी सेम आएगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। आई होप दैट यू अंडरस्टूड द काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिस पे कुछ एक क्वेश्चंस मैंने तुम्हें असाइनमेंट में भी दिए हैं और JEE में थोड़ा बहुत कहीं कहीं आ जाता है, इसे कहते हैं। और IIT रुड़की का जो एग्ज़ाम होता था ना पहले, यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की जब थी ये, उसका एग्ज़ाम होता था तो उसमें आते थे ये क्वेश्चन, पेलोड वाले, ठीक है। पेलोड का क्या फंडा है ये देखो भाई, अगर मान लो तुमने हीलियम के गुब्बारे देखे हैं ना तुमने, जो गैस वाले गुब्बारे जिनको हम बोलते हैं, है ना, जो अगर ऐसे पकड़ो तो वो हवा में क्या कहते हैं यार, हवा में तैर रहे होते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, मान लो कि मास ऑफ बलून इज़ W बलून और मास ऑफ गैस इज़ W गैस, ठीक है। तो इस बलून पे एक फोर्स लग रहा होता है W एयर का फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। ये क्यों लग रहा होता है वो भी हम बात करेंगे, लेकिन लग रहा होता है इतना क्लियर है, पहले ये समझ लो। अगर बलून का मास WB है और गैस का मास WG है, तो जो मास भी नहीं कहना चाहिए, वेट कहना चाहिए, W नहीं, मास नहीं, वेट, क्योंकि फोर्स की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। वेट ऑफ बलून इज़ WB एंड वेट ऑफ द गैस इज़ WG एंड देयर इज सम फोर्स विच इज़ एक्टिंग अपॉन इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू
समथिंग कॉल्ड बॉयंट फोर्स। ये बॉयंट फोर्स क्यों होता है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि ये ऊपर की तरफ लग रहा होगा, इतना क्लियर है। तो जो पेलोड होगा वो पेलोड किसके इक्वल आता है? अगर मैं पेलोड को P से रिप्रेजेंट करूं तो इस पे जो टोटल फोर्स लग रहा है ऊपर की साइड और जो इस पे नीचे की साइड फोर्स लग रहा है, उनका जो डिफरेंस होगा वो, अगर गैस का गुब्बारा जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स उसमें ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये इन दोनों से ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं W एयर माइनस WB माइनस WG। ठीक है, ये वेट है, मास नहीं है। वेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मास। वेट बेसिकली मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन इट एंड वेट इज़ द फोर्स ग्रेविटी एक्सर्ट्स अपॉन इट। ठीक है, W एयर इस तरीके से ये आ गया। अच्छा, पहले ये बात करते कि इसमें ये फोर्स लग क्यों रहा है। जैसे जो शिप्स होते थे, शिप्स में क्या होता था कि भाई, या शिप्स में क्या होता है कि तुम क्या करते हो कि एक हैवी चीज़, बट उसको क्या करते हो, ऐसे फैला लेते हो और उसको पानी में छोड़ देते हो, किसी लिक्विड में छोड़ देता। अब उस लिक्विड की जो वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस करी है, उस लिक्विड की वॉल्यूम जो उसने डिस्प्लेस करी है, वो उसके मतलब उतना ही एग्जैक्टली उतना ही फोर्स उस पर ऊपर की तरफ लगना शुरू हो जाएगा। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे भी लगा रहा हूँ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ना, यही चीज़ मैं यहाँ पे भी लगा रहा हूँ कि एक गुब्बारा है बलून का। अब मान लो अगर ये गुब्बारा नहीं होता तो जितनी ये वॉल्यूम है ये सब के सब एयर ने घेरी होती, ये सब के सब एयर ने घेरी होती। अब जैसे अगर मैं इसमें एक चीज़ और कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ बलून VB है, तो दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर ये बलून नहीं होता तो ये सारा का सारा एरिया या सारी की सारी वॉल्यूम एयर का ऑक्यूपाई करती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बलून है एंड इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ HE और एनी लाइटर गैस, तो यहाँ पर उतना अभी इसकी वजह से उतना फोर्स नहीं है, लेकिन इसने ज़्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस कर दी है। अब वॉल्यूम डिस्प्लेस की है VB, तो इस VB के अकॉर्डिंग इस पे एक बॉयंट फोर्स लगेगा। वो क्या होगा वो भी देखेंगे। इतना ध्यान समझ में आ गया? जस्ट बिकॉज दिस बलून इज डिस्प्लेसिंग द एयर, एयर इज एक्सर्टिंग सम प्रेशर ऑन इट। जैसे अगर तुम गुब्बारे होते हैं फूले हुए, उनको तुम पानी में डालने की कोशिश करना, पानी में डालोगे ना हमेशा बाहर आते हैं वो। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो लिखो when a balloon of, ठीक है, when a balloon of volume VB is filled with helium or any lighter gas, ऐसे को helium or any gas lighter than air, helium or any gas lighter than helium, an upward force acts upon the balloon, and upward force acts upon the balloon. This upward force is called buoyant force. This upward force is called buoyant force. ठीक है जी? अच्छा, ये W एयर जो है ये एयर डिस्प्लेस्ड है, ध्यान रखना। वॉल्यूम वो वेट ड्यू टू डिस्प्लेस्ड एयर। ठीक है, तो क्लियर होगी बात? ठीक, तो पेलोड समझ में आ गया, पेलोड कितने इक्वल है? ठीक है, अच्छा अब पेलोड, चलो इसमें अगर हम ध्यान से देखें क्या क्या हमारे पास गिवन होता है। यहाँ जो WB है ये हमें गिवन होगा, ये हम कुछ किसी तरीके से मेजर नहीं कर सकते, ये तो गिवन होगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं W गैस की। तो W गैस कैसे पता चलेगा? W गैस हमें पता चलेगा कि अगर हमें PV = nRT पता है तो N को हम क्या लिख सकते हैं? W अपॉन कैपिटल M, तो PV = W अपॉन कैपिटल M इंटू R इंटू T। ठीक है, तो जो W है दैट विल बी इक्वल टू PVM अपॉन RT। ठीक है, तो अगर हमें प्रेशर, टेम्परेचर, बाकी कंडीशंस दी है, वॉल्यूम अगर दी,
मास दिया है या वॉल्यूम दिया है, जैसे वी बी है यहाँ पे, तो वी बी इक्वल्स टू क्या है, ये जो वी है यहाँ पे ये वी बी के इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ द बलून, ठीक है, पी वी बी। तो वी बी अगर मेरे को पता है, मेरे को उसका टेम्परेचर और प्रेशर पता है, तो मैं उसका मास निकाल सकता हूँ। ये मास तो तुम्हारा डब्ल्यू जी हो गया, ठीक है, ये मास तुम्हारा डब्ल्यू जी हो गया। तो हमें ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। अभी डब्ल्यू एयर कैसे पता चलेगी? डब्ल्यू एयर क्या होता है, इट इज़ इक्वल्स टू वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड इनटू द डेंसिटी, ठीक है। तो लिखो इसमें वॉल्यूम, ये जो डब्ल्यू एयर होगा, डब्ल्यू एयर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, भाई मास, मास है ना, ये मास या तुम फोर्स कह सकते हो, बिकॉज आई एम कॉलिंग इट डब्ल्यू एयर, ठीक है, क्योंकि मैं इसको फोर्स बोल रहा था, ठीक है, वेट बोल रहा था, ऐसे मैं इसको मास नहीं बोल रहा था, वेट बोल रहा था, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग लूँगा। तो डब्ल्यू ए क्या होगा, एयर क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस, वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस कितनी हुई, वी बी के इक्वल ही तो हुई, इनटू डेंसिटी ऑफ एयर, ये तो मास हो गया, इनटू जी, ठीक है। ये तुम्हारा वेट हो गया या फोर्स हो गया अपवर्ड। तो बॉयंट फोर्स या डब्ल्यू एयर जो है वो ये, ठीक है। तो वी बी को दिए, और वी बी को अगर कभी ना दिया हो तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, वी बी, ठीक है। सो विद दिस आई कंप्लीट टुडेज लेक्चर, ठीक है। तो जो वी बी है दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस, तो इस तरीके से लिख सकते हो, ये हम ऑलरेडी लिख ही चुके हैं, तो क्लियर है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक डेफिनेशन लिख लो और उसके बाद उसको कंप्लीट करते हैं। लिखो एक्स्ट्रा लोड विच कैन बी पुट, एक्स्ट्रा लोड विच कैन बी पुट ऑन द बलून, extra load which can be put on the balloon so that it just flies, so that it just flies is known as payload, is known as payload, ठीक है। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर।